तत्कालीन राजधानी में इस प्रकार का कार्यक्रम शुरू हुआ है। आप सब ऐतिहासिक भी हैं, क्योंकि इस प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रमों की शुरुआत आप सबके यहाँ उपस्थित होने से हुई है। आप सबकी उपस्थिति से नया काम शुरू हुआ है, जिसमें आप सब लोगों ने अपने अपने बहुत ही बहुमूल्य सुझाव दिए हैं और सरकार को आगे किस काम को करना चाहिए वह भी आप सबके द्वारा जो कठिनाइयां आती हैं, जो चुनौतियां आती हैं, वह उससे भी आपने अवगत कराया है। और उत्तराखंड में पहाड़ों से हो रहे पलायन को रोकने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर भराड़ीसैंण में पलायन निवारण आयोग की अहम बैठक हुई, जिसमें पलायन के प्रमुख कारणों पर चर्चा के साथ ही इसके निवारण हेतु बुनियादी जरूरतों को पूरा करने पर मंथन किया गया। तो इस बैठक में सदस्यों ने पलायन निवारण के लिए जो है विभागीय सहयोग से अकाल्पनिक, मध्यकालिक और इसी के साथ साथ दीर्घकालिक योजनाओं पर कार्य करने की बात रखी। पहाड़ों से हो रहे पलायन के प्रमुख कारणों पर चर्चा के दौरान बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पहाड़ों पर योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करने पर जोर दिया गया। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में लाने के लक्ष्य पर सरकार काम कर रही है। और वहीं उत्तराखंड के अस्पतालों में लगातार डॉक्टरों की कमी सामने आ रही है, जिसमें मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री ने इसका संज्ञान लिया है और इस मामले पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि जल्द ही प्रदेश भर में 288 डॉक्टरों की नियुक्ति करने जा रहे हैं। तो वहीं इसी के साथ साथ डॉक्टर की इससे कमी भी दूर होगी। और वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि डॉक्टरों की सुरक्षा व्यवस्था और प्राइवेट प्रैक्टिस को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग एक एसओपी लाने जा रहा है। मैंने कहा ना कि हम एक एसओपी जारी करेंगे, थोड़ा डॉक्टरों से भी सुझाव ले रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। मुझे लगता है कि सबके विचार के बाद ही इसको जारी किया जाए। सर, एसओपी में रहेगा क्या? आपने देखिए, ऐसा है कि 4-5 चीजें उसमें महत्वपूर्ण है। एक तो डॉक्टरों की सुरक्षा भी जरूरी रख रहे हैं हम उसमें। दूसरा यह है कि प्राइवेट प्रैक्टिस जो है कौन कौन कर सकते कौन नहीं कर सकते, सारे विचार के बाद ही निर्णय लिया जाए। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ीसैंण में पलायन आयोग और भू कानून को लेकर बड़ी बैठक की, जिसमें कि कई विषयों पर चर्चा की गई है। बैठक को लेकर बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि उत्तराखंड में पलायन को लेकर सरकार गंभीर है और त्रिवेंद्र सरकार में पलायन आयोग को गठन किया गया था और सरकार लगातार इस पर जो है काम कर रही है। सीएम धामी ने पलायन आयोग को लेकर भराड़ीसैंण में समीक्षा बैठक की, जिसमें कार्यों को लेकर चर्चा की गई है। और साथ ही अब आपको बता दें कि बीते दिनों हुए सबसे बड़े प्रवासी सम्मेलन में संदेश दिया गया कि रिवर्स पलायन की ओर बढ़े। और उन्होंने कहा कि सौभाग्य की बात है कि 9 नवंबर को पीएम मोदी ने भी अपने संबोधन में रिवर्स पलायन की बात करते हुए जो है उत्तराखंड वासियों से अपने घर की ओर जाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सीएम धामी स्पष्ट कर चुके हैं कि जल्द ही प्रदेश में सख्त भू कानून लाया जाएगा। देखिए, बात संदेश की नहीं है, बात हमारी नियत की है और नीतियों की है। 3 विषय एक साथ जुड़े हैं। पहला विषय पलायन आयोग। भारतीय जनता पार्टी की त्रिवेंद्र जी की सरकार ने पलायन आयोग बनाया था और पलायन आयोग पे पूरे जिलों का हमने ब्यौरा तैयार किया और उसकी सिफारिश के अनुसार हम आगे काम कर रहे हैं। जैसे हमने ग्रोथ सेंटर बनाने का काम किया, 90 से ऊपर ग्रोथ सेंटर पूरे प्रदेश में संचालित होने, जिसमें 70 से ऊपर चल रहे हैं। इसी तरह जैसे हमने होम स्टे का काम को आगे बढ़ाया, 4000 से ऊपर होम स्टे हमारे यहाँ पर बने। और केदारनाथ उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि बीजेपी प्रवासी प्रकोष्ठ के माध्यम से पार्टी ने उन मतदाताओं से संपर्क साधा जो कि दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा में रह रहे हैं। और इसी के साथ साथ भट्ट ने कहा कि वह स्वयं इन स्थानों पर गए और लोगों से केदारनाथ पहुंचकर मतदान की अपील करके आए हैं। पार्टी ने अब तक ऐसे 2500 प्रवासियों की सूची तैयार की है जो कि
केदारनाथ उपचुनाव में आकर वोट डालेंगे। महेंद्र भट्ट के मुताबिक ये मतदाता अलग अलग राज्यों से वोट देने आएंगे, जो कि केदारनाथ के वोटर तो हैं लेकिन बाहर रह रहे हैं। तो देखिए, देहरादून में केदारनाथ उपचुनाव की तैयारी को लेकर लगातार जारी है और इसी के साथ साथ जो है अब चुनाव की जो तैयारी है वो की जा रही है। और इस बीच तस्वीरें भी आपको देहरादून से दिखा रहे हैं, जहां पर चुनाव की तैयारियों को लेकर लगातार जो है चुनाव आयोग भी अलर्ट है और इसी के साथ साथ तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी अलर्ट हैं। तो वही इसके लिए 2500 प्रवासी मतदान भी करेंगे, जिसके लिए हर तरह की व्यवस्था भी की गई है। बीजेपी प्रवासी जो है प्रकोष्ठ की अगर हम बात कर ले तो यहाँ भी देखिए 2500 प्रवासी की अगर जिक्र कर ले तो मतदान करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। और इसी के साथ साथ संपर्क किया जा रहा है, बीजेपी प्रवासी प्रकोष्ठ के साथ संपर्क किया जा रहा है। तो चुनाव की तारीखों को तैयारियों को लेकर जायजा भी लिया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी जो है हर तरह से मोर्चा संभाले हुए हैं और चुनाव को लेकर जो है पूरी तैयारी सजगता के साथ की जा रही है। और इस बीच आपको बता दें कि 2500 जो प्रवासी हैं वो मतदान करेंगे, जिसके लिए चाक चौबंद व्यवस्था भी की गई है और मतदान की जो प्रक्रिया है उसको भी पूर्ण कर लिया गया है। और अब जो है 2500 प्रवासी इसमें मतदान करने वाले हैं, वही बीजेपी प्रवासी प्रकोष्ठ से संपर्क किया है। कि पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि केदारनाथ आपदा के बाद बड़ी संख्या में केदारनाथ का पलायन से लोगों का पलायन हुआ उस क्षेत्र से, और उन सब ने ही हमारा हर राज्य के अंदर हमारा अपना उत्तराखंडी पार्टी का प्रकोष्ठ है, प्रवासी प्रकोष्ठ, उन प्रकोष्ठों के सब कार्यकर्ताओं से हमने मिलना, क्योंकि हम एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, सबका सहयोग हम चुनाव में लेते हैं। हम भी अनेकों राज्यों में चुनाव के लिए जाते हैं, तो दिल्ली में हो, लुधियाना हो, चंडीगढ़ हो, हरियाणा हो, इन सब स्थानों के जो अपने प्रवासी उत्तराखंडी कार्यकर्ता हैं उनके साथ मेरा बैठना हुआ। मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ बड़ी संख्या में, क्योंकि बाई इलेक्शन का एक माहौल होता है, मतदान भी कम होता है, तो हमने आह्वान किया है कि केदारनाथ के अंदर केदारनाथ के देवतुल्य स्वरूप को और विस्तार रूप देने के लिए, मोदी जी को समर्थन देने के लिए चल रहा है। धीरे धीरे संगठन परंपरा बढ़ रहे हैं, लेकिन सदस्यता ये। और खबर कोटद्वार से है, जहां मुस्लिम वक्फ बोर्ड की तर्ज पर कुछ अखाड़े सनातन बोर्ड बनाने की भले ही मांग कर रहे हो, लेकिन जूना अखाड़े के संत स्वामी यति परमात्मा नंद सरस्वती ने इसका विरोध किया है। इस बीच आपको बता दें कि कोटद्वार में पत्रकारों से बात करते हुए यति परमात्मा नंद सरस्वती ने कहा कि सनातन बोर्ड बनाने के बजाय मुस्लिम बोर्ड को भंग करने की जरूरत है। तो वक्फ बोर्ड बिल पर आप संग्राम लगातार छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। अखाड़े सनातन बोर्ड बनाने की लगातार मांग कर रहे हैं, तो वही यति परमानंद नंद सरस्वती ने भी देखिए विरोध किया है और इसी के साथ साथ उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है। वक्फ बोर्ड को लेकर अब जो संग्राम है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लड़ाई छिड़ी हुई नजर आ रही है। अखाड़े सनातन बोर्ड जो है बनाने के लिए लगातार मांग की जा रही है। यही यति परमात्मा नंद सरस्वती ने भी अब इस बात की विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर अखाड़े सनातन बोर्ड को बनाने की जो स्वर है वो लगातार बुलंद होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के साथ साथ वक्फ बोर्ड बिल पर जो है वो अब लगातार लड़ाई जारी है। बयानबाजी इस वक्त देखने को मिल रहा है, जहां पर यति परमात्मा नंद ने भी अब देखिए इस पर संग्राम छिड़कर इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। अखाड़े सनातन बोर्ड बनाने की लगातार मांग की जा रही है और अब इसका विरोध भी यति परमात्मा नंद सरस्वती ने भी किया है। बिल जो है वो उस पर लगातार संग्राम छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें भी अब आपको दिखा रहे हैं, जहां पर यति परमात्मानंद सरस्वती ने इसका विरोध किया है और इसी के साथ साथ वक्फ बोर्ड जो है बिल पर लगातार लड़ाई होती हुई नजर आ रही है, संग्राम छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी विडंबना है कि आज हमारे हिंदू समाज जो जगा हुआ है उसकी ऊर्जा को कुछ लोग डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। सनातन बोर्ड बनाने की आवश्यकता नहीं है, जो वक्फ बोर्ड है उसको खत्म करने की आवश्यकता है। जो सरकार कश्मीर से 35A और 370 हटा सकती है वो मेरे ख्याल से 5 मिनट के अंदर वक्फ बोर्ड को खत्म कर सकती है। लेकिन जानबूझ करके ये जो कथावाचक आजकल कुछ भांड है, मैं इनको भांड कहूंगा, ये हिंदुओं की एनर्जी को वेस्ट करने का कार्य करते हैं। अगर इसी आंदोलन को वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए किया जाता
वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं सरकार में राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल रहे पंडित राजेंद्र अंथवाल ने उत्तराखंड की तेजी के साथ बदल रही डेमोग्राफी पर चिंता जाहिर की है। तो वहीं कोटद्वार में पत्रकारों से बात करते हुए राजेंद्र अंथवाल ने कहा कि राज्य गठन के बाद से उत्तराखंड की डेमोग्राफी में तेजी से साथ परिवर्तन हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का कोई भी जिला इससे अछूता नहीं है, जिसको लेकर अब सजग होने की आवश्यकता है। डेमोग्राफी भी चेंज होती जा रही है। 2000 से और अब तक इतना चेंज आ गया है, यदि हम अब भी नहीं चेते और लोग जमीनें बेच रहे हैं, लोग जमीन किराए पे दे रहे हैं थोड़े से लालच के लिए, और वो फिर उस मोहल्ला ही पूरा बदल जा रहा है 2 साल में 3 साल में। इसलिए इस पर ध्यान देना होगा और जो यहाँ के मूल हैं उनको विशेष रूप से जागना होगा। जी का अभिनंदन करने की कृपा करें। और खबर देहरादून से, जहां पर 15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार की नियमितीकरण के खिलाफ SLP खारिज कर दी है। आपको बता दें कि वर्ष 2018 में नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा उपनल कर्मियों की नियमितीकरण के पक्ष में लिए गए निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने यथावत रखा। इसके बाद उपनल कर्मियों के प्रति सरकार की उदासीनता को लेकर कर्मचारी विशाल महारैली कर सचिवालय पर कूच किया। इसके बाद कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा, जिसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि उपनल कर्मचारी की हड़ताल को रोकने के लिए मुख्यमंत्री की पहल पर मुख्य सचिव ने कर्मियों से बात की और आश्वासन दिया कि केदारनाथ में आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए कोई घोषणा नहीं की जा सकती है। तो वही अब आपको बता दें कि 25 नवंबर को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगी। धस्माना ने कहा कि इसके खिलाफ कांग्रेस के पार्टी का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से समय मांग रहा है। जब भी समय मिलेगा कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल के पास जाएगा और कांग्रेस उपनल कर्मचारियों के साथ खड़ी होगी। आपके उपनल के मामले में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने 2019 में जो निर्णय दिया उपनल कर्मियों के पक्ष में उनको नियमित करने के लिए और समान काम के लिए समान वेतन का, उसके खिलाफ राज्य की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने बीती 15 अक्टूबर को राज्य सरकार की याचिका खारिज करी, यानी कि उन्होंने नैनीताल हाईकोर्ट का जो निर्णय था उसको अपहोल्ड किया। राज्य की सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री जी से मैं 16 अक्टूबर को मिला। मैंने उनसे आग्रह किया कि अब राज्य की सरकार को जिद नहीं करनी चाहिए। और देहरादून के परेड ग्राउंड में चल रहे 5 दिवसीय युवा महोत्सव में स्पोर्ट्स साइंस पर कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यशाला में विशेषज्ञों द्वारा खिलाड़ियों को खेल के प्रति जागरूक किया गया, तो वहीं साथ ही खेल से रोजगार के बढ़ते अवसरों के बारे में जानकारी दी गई। तो वहीं आपको बता दें कि कार्यशाला में पहुंचे खेल विभाग के विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा ने बताया कि कार्यशाला में स्पोर्ट्स कॉलेज के बच्चों के साथ ही कोच भी मौजूद रहे। कार्यशाला के जरिए खिलाड़ियों को अपने भीतर छिपी प्रतिभा को निखारने के साथ ही खेल से रोजगार मिलने वाले लाभ की भी जानकारी दी गई। तो देहरादून से खबरें आपको बता रहे हैं, जहां स्पोर्ट्स साइंस पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। 5 दिवसीय महोत्सव कार्यक्रम है, जिसमें तमाम दिग्गजों ने भी शिरकत की है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां कार्यक्रम का भव्य तरीके से आयोजन हुआ, जहां विशेषज्ञों ने खिलाड़ियों को इसके लिए जागरूक किया, उन्हें प्रोत्साहित किया, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। स्पोर्ट्स साइंस पर कार्यशाला का ये पूरा भव्य कार्यक्रम आयोजन किया गया था, जहां पर तमाम दिग्गजों की मौजूदगी रही और इसी के साथ साथ जो खिलाड़ी हैं उन्हें प्रोत्साहन करते हुए नजर आए, उन्हें सम्मानित करते हुए नजर आए और इसी के साथ साथ आगे भविष्य में भी उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हुए नजर आए। तस्वीरें आपको देहरादून से दिखा रहे हैं, जहां 5 दिवसीय युवा महोत्सव पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बेहद भव्य तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तमाम
तमाम दिग्गजों की भी यहां पर मौजूदगी रही, तो वही खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया और इसी के साथ साथ उन्हें भविष्य के लिए आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित किया गया। और स्पोर्ट्स साइंस पर कार्यशाला का यह आयोजन की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 5 दिवसीय युवा महोत्सव पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तमाम दिग्गजों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की और इसी के साथ साथ खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन करते हुए नजर आए, उन्हें प्रेरित करते हुए नजर आए और इसी के साथ साथ भविष्य में उन्हें किस तरह से आने वाली चुनौतियों का सामना करना है इसके लिए भी जागरूक करते हुए विशेषज्ञों ने जो है खिलाड़ियों को तमाम तरह की बातों की जानकारी देते हुए नजर आए। देहरादून की ये तस्वीरें है जहां पर स्पोर्ट्स साइंस पर कार्यशाला का जो है वो आयोजन किया गया। तमाम दिग्गज लोगों की यहाँ पर मौजूदगी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए नजर आए, उन्हें जागरूक करते हुए नजर आए, खेल को कैसे खेलना है और इसी के साथ साथ भविष्य में कैसे आगे बढ़ना है, आने वाली चुनौतियों का सामना कैसे करना है, तमाम बातों का जिक्र करते हुए उन्हें जागरूक किया गया। आपने खुद देखा कितना जोश है बच्चों में और कोचेस जो आए हुए उनमें, बाहर से जितने खिलाड़ी आए उनमें भी जोश है। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि इस सेशन के माध्यम जो आपने देखा भारत से काफी नामी गिरामी लोग आए हैं जो कि स्पोर्ट्स साइंस पे, फिजियोथेरेपी पे, आज जैसे देखा नेवी से उनके नेवी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के सेक्रेटरी आए थे। तो ऐसे लोग आके हमारे लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं जिससे कि हमारे लोगों में स्पोर्ट्स के प्रति जो भावना है वो जो अगर पुरानी ऐसी भावना जिससे कि उनको उनमें डेवलपमेंट नहीं हो रहा, उस भावना को हटाना है और डेवलपमेंट वाली भावना को डालना है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।